एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए हम सामाजिक प्रशासन पढ़ रहे हैं। सामाजिक प्रशासन में अभी तक हमने समझा कि सामाजिक प्रशासन का अर्थ क्या है। इसमें हम एंथोनी फॉर्डर और डीवी डोनिसन की परिभाषाओं को पिछले व्याख्यान में समझ चुके हैं। अर्थ और परिभाषाएं समझने के बाद हम सामाजिक सेवाओं के उद्देश्यों के बारे में बात कर रहे थे और हमने समझ लिया था कि सामाजिक सेवाओं का उद्देश्य है सामाजिक न्याय की स्थापना करना, समानता के अधिकार को सुनिश्चित करना और शोषण से मुक्ति दिलाना। सामाजिक सेवाओं के उद्देश्य के आगे बढ़ाते हुए हम ये कहना चाह रहे हैं कि सामाजिक सेवाएं शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास करने के उद्देश्य से भी बनाई जाती है, कार्य करती है। सामाजिक सेवाओं का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि देश के जो लोग शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग हैं, दिव्यांग शब्द बोलेंगे, दिव्यांग है तो उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे नियम बने हुए हैं, ऐसे बहुत सारे कानून बने हुए हैं जो दिव्यांग व्यक्तियों को विशेष सुविधाएं देते हैं। विशेषकर हम देखते हैं कि शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हो या सरकारी महकमों में नौकरी देने की व्यवस्था हो, दिव्यांगों के लिए कुछ प्रतिशत आरक्षण सुरक्षित रखा जाता है। यह आरक्षण दिया जाता है ताकि वह समाज की मुख्य धारा से जुड़कर समाज के साथ तादात्म्य स्थापित कर सके, उनका पुनर्वास हो सके। जो दिव्यांग व्यक्ति है, विशेषकर मानसिक रूप से जो दिव्यांग है, उनके प्रति समाज का नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। मानसिक विकलांगों को एक सम्मानजनक जीवन देना बहुत जरूरी है और इसके लिए जरूरी है सबसे पहले कि हम ये स्वीकार करें कि मानसिक रोगों का उपचार संभव है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए जागरूकता उत्पन्न करना सामाजिक सेवा का उद्देश्य है। इसके अलावा ये सामाजिक सेवा शारीरिक और मानसिक रूप से जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके प्रति संवेदनशीलता कायम करने के लिए लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य भी करती है। जो संस्थाएं सामाजिक सेवाओं के लिए गठित है और जो प्रशासन सामाजिक सेवाओं को उद्देश्य मानकर कार्य कर रहा है, वह संवेदनशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम या इस प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित करवाती हैं जिससे शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों का पुनर्वास आसान ढंग से हो सके। सामाजिक सेवाओं का एक उद्देश्य है नागरिकों के स्वाभिमान को बनाए रखने का प्रयास करना। 21वीं शताब्दी में हम प्रवेश कर चुके हैं। इस शताब्दी के बहुत सारे सुखद पक्ष हैं कि हम तकनीकी रूप से वो सुदृढ़ हो गई हैं, आधुनिकीकरण हो गया है, किंतु इसके साथ ही इसके कुछ ऐसे घटक भी हैं जो मनुष्य में तनाव को जन्म दे रहे हैं। मनुष्य का आत्मसम्मान मनुष्य को कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और कई बार लगता है कि सामाजिक व्यवस्थाओं से, इस बढ़ती हुई तकनीक से, इस आधुनिकीकरण से जो लोग सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, उनके स्वाभिमान को चोट पहुंच रही है। और भी पक्ष इस बात के, बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं, हमने एक पक्ष की बात की, और बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है उसका स्वाभिमान, कोई व्यक्ति दिव्यांग है उसका स्वाभिमान, रोजगार नहीं है तो उसका स्वाभिमान आहत है। तो इस प्रकार की व्यवस्था करना जिससे कि नागरिकों के स्वाभिमान को बनाया रखा जा सके, यह प्रशासन का दायित्व है कि प्रशासन इस प्रकार की सामाजिक सेवाएं अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाए जिससे कि नागरिकों का स्वाभिमान बना रहे। एक और बात कि सामाजिक विकास को सकारात्मक दिशा देना। ये सामाजिक विकास क्या है? विकास क्या है? विकास है परिवर्तन।
यथा स्थिति से ऊपर की तरफ परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। जब हम इस विकास को समाज से जोड़कर देखते हैं, हम सामाजिक विकास की बात करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि वो रूढ़ियाँ या वो मान्यताएं या वो प्रथाएं जिसके कारण हमारा परिवर्तन उत्थान की तरफ नहीं हो रहा, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस परिवर्तन को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। तो सामाजिक विकास को सकारात्मक दिशा देना सामाजिक सेवाओं का उद्देश्य है। भारतीय समाज में इस प्रकार की व्यवस्थाएं विद्यमान है जो सामाजिक विकास को अवरुद्ध कर रही है, जैसे बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज प्रथा, विधवाओं को हेय दृष्टि से देखना, महिलाओं को कमतर समझना, या कुछ क्षेत्रों में डायन प्रथा, और सालों पहले, अब नहीं है, सालों पहले जैसे सती प्रथा भी थी हमारे यहाँ। तो ये कुछ ऐसे मान्यताएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, कुप्रथाएं हैं जिसने हमारे सामाजिक विकास को आहत किया है। तो सामाजिक विकास को सकारात्मक दिशा तब दी जा सकती है जब जनता परिवर्तन के लिए तत्पर हो, तैयार रहे, और जनता को परिवर्तन स्वीकार करने के लिए तैयार करना, जनता को बाल विवाह के दोषों से अवगत करवाकर बाल विवाह को छुड़वाना, या एक उदाहरण हम लेते हैं मृत्यु भोज को छुड़वाना। तो ये जो कुप्रथाएं हैं जो हमारे विकास को अवरुद्ध कर रही है, उसके लिए प्रशासन प्रयास करता है। प्रशासन कैसे प्रयास करेगा? प्रशासन कानून बनाकर प्रयास करेगा, और कानून से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रशासन का ये दायित्व है कि प्रशासन जन जागृति अभियान चलाए। स्वच्छता जन जागृति अभियान, स्वच्छता को अपनाएंगे तो ये सामाजिक विकास में सहायक होगा। तो जन जागृति, जैसे भारत सरकार ने अभी शौचालय निर्माण पर जोर दिया, और हर गांव में, हर घर में शौचालय निर्माण के लिए सरकार ने प्रयास किए। पंचायत स्तर पर प्रयास किए गए, हर स्तर पर प्रयास किए गए इसको, और इस प्रयास को ठीक ढंग से क्रियान्वित करने के लिए, सोच को ठीक ढंग से क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने आर्थिक सहायता भी प्रदान की। तो ये सामाजिक विकास के लिए ये सकारात्मक दिशा सामाजिक सेवाओं के माध्यम से दी जा रही है। सामाजिक सेवाओं के उद्देश्यों में एक और उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आधार पर असमानता के शिकार व्यक्तियों का कल्याण करना। हमसे भारत की बात करें, हमारी व्यवस्था में सामाजिक आधार पर असमानता है। एक व्यक्ति का जन्म किस जाति में हुआ है, उस आधार पर उसके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। स्त्री है या पुरुष है, लिंग भेद के आधार पर असमानता का व्यवहार किया जाता है। तो जो सामाजिक असमानता है, इस सामाजिक असमानता के शिकार जो व्यक्ति हैं, इन व्यक्तियों का कल्याण करना सामाजिक सेवाओं का उद्देश्य है। आर्थिक आधार पर असमानता के शिकार गरीब लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें दैनिक मजदूरी पूरी नहीं मिलती, जिन्हें न्यूनतम मजदूरी से वंचित रहना पड़ता है, जिनका आर्थिक आधार पर शोषण हो रहा है, कार्य ज़्यादा करवाया जा रहा है, पैसे कम दिए जा रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं, और उनके पास काला धन भी है। और ऐसे लोग भी हैं जो इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी आर्थिक स्थिति उन्नत नहीं है, तो क्योंकि महंगाई बहुत है। ठीक है, तो ये आर्थिक आधार पर जिस भी प्रकार से असमानता है, गरीबी और अमीरी के बीच में जो भेद है, गहरी खाई है, और इस आर्थिक असमानता के कारण व्यक्तियों को जिस तकलीफ से गुजरना पड़ता है, उस तकलीफ से उनको मुक्त करना, उनका कल्याण करना, ये सामाजिक सेवाओं का उद्देश्य है।
सांस्कृतिक आधार पर असमानता, सांस्कृतिक आधार पर असमानता किसी एक संस्कृति को मानने वाले को उच्च समझ लेना या किसी अन्य को हेय दृष्टि से देखना, इस प्रकार के असमानता के शिकार लोगों के लिए भी सामाजिक सेवाओं का उद्देश्य है कि प्रत्येक संस्कृति को सम्मानजनक ढंग से अपना प्रारूप प्रस्तुत करने या अपना विकास करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। जब सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आधार पर व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित होगा तो ये सामाजिक सेवा के उद्देश्य पूर्ण होंगे। तो इस प्रकार संक्षेप में सामाजिक सेवा के ये उद्देश्य हैं। सामाजिक प्रशासन की अवधारणा को समझने के बाद और सामाजिक सेवाओं के उद्देश्यों को समझने के बाद हमें ये समझना है कि सामाजिक प्रशासन का क्षेत्र क्या है। सामाजिक प्रशासन का क्षेत्र राज्य की नीतियों तथा संविधान के प्रावधानों पर निर्भर करता है। एक राज्य कितना लोक कल्याणकारी है, लोक कल्याण की नीतियां कितनी प्रभावी है, संविधान में जन कल्याण के क्या प्रावधान किए गए हैं, संविधान में समानता के क्या प्रावधान है, इस पर निर्भर करता है कि सामाजिक प्रशासन का क्षेत्र क्या होगा। फिर भी मुख्य रूप से सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र में हम कुछ बिंदुओं को शामिल करते हैं जिन्हें हम सामाजिक प्रशासन के अध्ययन में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले शामिल करते हैं हम सामुदायिक सेवाएं, अर्थात सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा इस प्रकार के कार्य किए जाएं, ऐसी नीतियां बनाई जाती है जिससे कि समुदाय विशेष का लाभ हो सके। जहां वृहद स्तर पर जनता को फायदा हो सके, तो सरकार जो भी सामुदायिक सेवाएं प्रदान कर रही है वो सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र में शामिल होगा और सामाजिक प्रशासन में उस अध्ययन को शामिल किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा, किसी भी व्यक्ति का शोषण ना हो, किसी व्यक्ति को शिक्षा से वंचित ना किया जाए, किसी व्यक्ति को उसके सम्मान से वंचित किया ना जाए, ये व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा है। एक व्यक्ति का जन्म किसी भी स्थान पर हुआ हो, किसी भी लिंग में हुआ हो, किसी भी जाति में हुआ हो, किसी भी सांस्कृतिक मान्यताओं में हुआ हो, उसे अपनी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए ताकि वह स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके और अपने स्वाभिमान, आत्मसम्मान में को कायम रखते हुए अपना विकास कर सके। सामाजिक प्रशासन में हम सामाजिक सुरक्षा का अध्ययन करते हैं, साथ ही हम सामाजिक प्रशासन में सामाजिक कल्याण का अध्ययन भी करते हैं। सरकार के द्वारा अपनी नीतियों में इस प्रकार के प्रावधान रखे जाते हैं कि सामाजिक कल्याण हो सके। जैसे हमारे देश की हम बात करें, सरकार ने पल्स और पोलियो उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चलाया। अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना के संकट से हम जूझ रहे हैं, तो सरकार ने कोरोना से मुक्ति के लिए अपने प्रयास किए, आइसोलेशन वार्ड बनाए और सरकार ने प्राइवेट सेक्टर से, जैसे होटल है, रिसोर्ट है, उन सब से भी क्षेत्र को अधिग्रहित करते हुए सामाजिक कल्याण के लिए उन क्षेत्रों को राज्य ने अधिग्रहित किया और वहाँ आइसोलेशन वार्ड बना दिए गए। तो सरकार सामाजिक कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती है। जैसे हमने कहा कि टॉयलेट बनाए गए हैं, ये सामाजिक कल्याण के लिए है। जैसे हमने कहा कि सरकार मृत्यु भोज को रोकने का प्रयास कर रही है, बाल विवाह को रोकने का प्रयास कर रही है, तो ये सामाजिक कल्याण की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है, इस प्रकार की नीतियां बना रही है। तो हम सामाजिक प्रशासन के अंतर्गत सामुदायिक सेवाओं के बारे में पढ़ते हैं, हम सामाजिक सुरक्षा के बारे में पढ़ते हैं, हम सामाजिक कल्याण के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तीन बातें हैं जिसके अध्ययन को हम सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र में शामिल करते हैं। रिचर्ड एम टिम्सन एक विद्वान हुए हैं,
रिचर्ड एम टिम्सन ने सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए बताया कि सामाजिक प्रशासन को व्यापक रूप से उन सामाजिक सेवाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनका उद्देश्य परिवार या समूह के संबंधों तथा व्यक्ति की जीवन दिशाओं के सुधार से है। टिम्सन की बात को मद्देनजर रखते हुए हमें इतना कहना पर्याप्त होगा कि राज्य की वह नीतियां या संविधान के वो प्रावधान जो कि व्यक्तियों के जीवन की दशाओं को सुधार करने से संबंधित है, वो सब सामाजिक प्रशासन का क्षेत्र है। जिन नीतियों को मानने से व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार होता है, व्यक्ति के जीवन की दशाओं में सुधार होता है, व्यक्ति समाज परिवार समूह के जीवन की दिशा उन्नति की तरफ जाती है, उन सब का अध्ययन सामाजिक प्रशासन का क्षेत्र कहलाता है। ये हमने संक्षेप में समझा कि सामाजिक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, किंतु सामाजिक प्रशासन का क्षेत्र केवल यहाँ समाप्त नहीं होता। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये हमने 3-4 बिंदु पढ़े और हमारा ये टॉपिक पूरा हो गया कि सामाजिक प्रशासन का ये क्षेत्र है। सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित अन्य बिंदुओं को हम अगले लेक्चर में समझेंगे। यहाँ हमें संक्षेप में सिर्फ इसलिए इस बात का जिक्र किया गया ताकि सामाजिक प्रशासन की अवधारणा हमारे मस्तिष्क में स्पष्ट हो सके। अभी तक हमने सामाजिक प्रशासन के बारे में जो कुछ पढ़ा वह केवल सामाजिक प्रशासन की अवधारणा को स्पष्ट करने के उद्देश्य से था। तो आगामी वीडियो में हम सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र को विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।